Good morning, students. In last video we started the chapter number 5.2, that is organizational structure. I told you about the meaning of organizational structure. Organizational structure means framework within which managerial and operational tasks are performed. There are two types of organizational structure. First is functional organizational structure and the second is divisional organizational structure. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, फाइनेंस हो गया. तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज़ के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बन जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कहाँ स्टेबल होता है, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं. लाइक हम शूज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर हम गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो इस तरह से जब हम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए फंक्शनल होता है. अब सपोज करो एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, लाइक वो शूज़ भी बना रही है, गारमेंट्स भी बना रही है, पेंसिल भी बना रही है, 3 प्रोडक्ट्स बना रही है. और अगर हम इस अकॉर्डिंग करें, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, तो हो सकता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मैनेजर है वो शूज़ के प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करे, गारमेंट्स और पेंसिल वाले पे कम करे, या फिर इन दोनों पे ज़्यादा करे, इसके ऊपर कम करे. तो एक बराबर मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस मिले ना मिले कुछ नहीं पता, ठीक है. तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कि सब प्रोडक्ट्स पर पूरा ध्यान दिया जाए, बराबर इक्वल ध्यान दिया जाए, तो हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कब यूज़ किया जाता है, जब एक कंपनी मैनी प्रोडक्ट्स में डील करती है, मोर देन वन भी कह सकते हो. जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करेगी तो उसके लिए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, डिविजनल. तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवाइड द एंटरप्राइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट. कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शनल में हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं फंक्शंस के बेस पे, बट इन केस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वी डिवाइड द एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो उस केस में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है. हमने फंक्शनल के अंदर फ्लो चार्ट बनाया था, इसी तरह डिविजनल का फ्लो चार्ट बनेगा. तो सबसे पहले कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन मैनेजर्स. फंक्शंस में हमने क्या किया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस तरह से किया था. बट जो डिविजनल की हम बात कर रहे हैं
तो डिविजनल के अंदर हम क्या करेंगे, दो अलग अलग डिवीज़न बना देते हैं। किसकी? प्रोडक्ट की। कि मान लो जो कंपनी है, अभी हमने बात की, वो गारमेंट्स बना रही है और वो शूज़ बना रही है, तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग डिवीज़न बना देंगे, एक गारमेंट्स का और एक शूज़ का। और एक हम गारमेंट का हेड अपॉइंट कर देंगे और एक हम शूज़ का हेड अपॉइंट कर देंगे। फंक्शनल वाले में हमने क्या किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फिर हमने उसका मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ये चीज़ की थी। बट जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के बेस पे, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का हेड बना देते हैं। यानी कि एक हमने गारमेंट्स का हेड बना दिया, एक हमने शूज़ का हेड बना दिया। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, एक्टिविटीज़ तो वही होंगी ना, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, तो गारमेंट्स के लिए भी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। कौन कौन सी? परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक डिवीज़न का हेड बना दिया। हमने क्या किया, एक डिवीज़न का हेड बना दिया और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अब डिवीज़नल में क्या होगा, इस डिपार्टमेंट का हम मैनेजर नहीं अपॉइंट करेंगे कि जो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो गारमेंट्स का हेड है ना, वो इन सारी एक्टिविटीज़ को देखेगा। यानी कि जो भी काम होगा सारा का सारा गारमेंट्स के हेड के अंडर होगा, चाहे तो फिर वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। यानी कि सबको ये अकेला ही मैनेज करेगा, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं बनाया जाता। इट मीन्स कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देखेगा, कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा। ओके, इसी तरह से शूज़ में भी क्या होगा, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस हो गया, पर्सन का रिलेटेड हो गया, या फिर हम इसको ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसी तरह जो शूज़ का हेड है वो भी क्या करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी शूज़ से रिलेटेड, यानी कि शूज़ से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल हो गया, शूज़ का प्रोडक्शन हो गया, उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी एडवर्टीज़मेंट होगी, उससे रिलेटेड जो भी लोगों को अपॉइंट करना है, वो सारा का सारा काम कौन देखेगा, शूज़ का हेड देखेगा। जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है डिविजनल में, क्योंकि इसमें भी तो क्या कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस है, बट यहाँ पे एक पर्सन ही सारे के सारे वर्क को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि सारा का सारा काम इसके अंडर होगा। यहाँ ये नहीं कह रही कि वो पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकता, वो पर्सन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ों को हैंडल ये करेगा, लास्ट में अकाउंटेबल ये होगा। आया समझ? अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। अब क्या होता है, वहाँ पे हमने बात की थी फंक्शनल में कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि एक पर्सन
जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देख रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को देख रहा है। तो जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, बट उसे अदर डिपार्टमेंट्स की नॉलेज नहीं होती थी। फंक्शनल की हमने लिमिटेशन की थी, तो डिविजनल की वो क्या बन जाएगी, एडवांटेज बन जाएगी। फंक्शनल में हमने कहा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, कि कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती, बट इस केस में उस हेड की कंप्लीट डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे अब हर फील्ड की नॉलेज है, वो अब हर डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। वो प्रोडक्शन वाले को भी हैंडल कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर रहा है, मार्केटिंग को भी कर रहा है, वो हर डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। तो उसे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। डिविजनल रिजल्ट हमने क्या किया, अलग अलग डिवीजन बना दी, गारमेंट्स हो गया, शूज़ हो गया। अब हम इसके रिजल्ट को देख सकते हैं, मतलब कि जो ये गारमेंट्स का डिवीज़न है वो कितने प्रॉफिट में जा रहा है, कितने लॉस में जा रहा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। क्योंकि फंक्शनल में हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसमें हम एक ही प्रोडक्ट का देखते हैं और वहाँ पर क्या होता है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि नहीं, परचेज वाला कहेगा मैंने तो राइट टाइम पे परचेज किया था, प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन नहीं किया टाइम पे। प्रोडक्शन वाला कहेगा मैंने तो प्रोडक्शन राइट टाइम पर किया था, बट सेल वाले ने आगे सेल प्रॉपर वे से नहीं की। तो वहाँ पे वो एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। बट इस केस में एक ही पर्सन, एक ही हेड सारे की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है। तो हम अलग अलग प्रोडक्ट के जो भी रिजल्ट हैं उनको असेस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा अनप्रॉफिटेबल है। जो हमें अनप्रॉफिटेबल लगेगा, कौन सा प्रॉफिटेबल है, अगर तो जो भी डिवीज़न है वो प्रॉफिटेबल है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बट अगर कोई भी ऐसी डिवीज़न है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अनप्रॉफिटेबल है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उस प्रोडक्ट को आगे सेल करना, उसका प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। तो दो चीज़ें बताई, एक तो क्या है कि जो भी हेड है उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि उसे हर फील्ड की नॉलेज हो जाती है, और सेकंड क्योंकि हम अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो हर प्रोडक्ट को हम असेस कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है और कौन सा लॉस में जा रहा है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि जो एवरी डिवीज़न है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एवरी डिवीज़न लाइक शूज़ वाली वो इंडिपेंडेंट है, उसको कुछ लेना देना नहीं है किससे, गारमेंट्स वाले से। तो वो अपने डिसीज़न किसी से कंसल्ट किए बिना ही लेता है। तो अगर हम जब किसी से कंसल्ट करेंगे, जब हम किसी से कंसल्ट करते हैं तो हमारा टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी बताया कि क्या है, एक जो डिवीज़न का हेड है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, उसको अकेले ही डिसीज़न लेना है, उसे किसी से कंसल्ट नहीं करना। तो उस केस में डिसीज़न क्या लिए जाते हैं, बहुत जल्दी लिए जाते हैं और वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इजी एक्सपेंशन। इजी एक्सपेंशन मतलब क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, मतलब वो ये सोचती है कि अब तक मैं 2 प्रोडक्ट्स में डील कर रही हूँ, अब मैं एक और प्रोडक्ट लेकर आना चाहती हूँ, तो वो क्या है, इन दोनों को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब शूज़ हो गया, गारमेंट्स हो गए, उसके अलावा वो यूटेंसिल्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो इन दोनों को डिस्टर्ब किए बिना वो अपना नया प्रोडक्ट लेकर आ सकती है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकती है।
तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बिजनेस को एक्सपेंड करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट बताया कि जो डिविजनल हेड है उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि उसे हर फील्ड की नॉलेज हो जाती है। उसके बाद हम हर प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा अनप्रॉफिटेबल है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर कोई क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, तो डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं। और इन केस अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो बाकी वालों को डिस्टर्ब किए बिना हम इजीली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड। अब ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना, चाहे प्रोडक्ट कंपनी जो है अलग अलग बना रही है, वो कंपनी तो एक ही है। जो रिसोर्सेज मिलेंगे, चाहे तो शूज़ वाले को चाहे गारमेंट्स वाले को, वो मिलेंगे तो कंपनी से ना, जनरल मैनेजर ही प्रोवाइड करवाएगा इनको भी। तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है डिविजनल हेड में। ये चाहते हैं कि हमें रिसोर्सेज ज़्यादा मिले और ये चाहते हैं हमें रिसोर्सेज ज़्यादा मिले। कि जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस तो इनको भी चाहिए, ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले और ये चाहते हैं हमें ज़्यादा मिले। तो कई बार क्या होता है, इन हेड्स में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट वाली सिचुएशन आ जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर आता है सेकंड, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस, डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। मतलब क्या है कि एक काम दो बार होने लग जाता है। अब ये देखो, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस पर्सन, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस पर्सन। अब फाइनेंस वाले का काम क्या होता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, अकाउंट्स बनाने। अब ये भी तो है ना कि फाइनेंस ही अरेंज करवाना है, अकाउंट्स ही बनवाने हैं, तो एक पर्सन से भी तो काम चल सकता है ना, एक डिपार्टमेंट से भी काम चल सकता है। अब वो काम यहाँ भी हो रहा है, वो काम यहाँ भी हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी हम एक अकाउंटेंट रख रहे हैं, शूज़ वाले में भी, हम गारमेंट्स वाले में भी अकाउंटेंट एक अलग से रख रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड ही प्रोडक्ट के बेस पर कर रहे हैं। तो अब क्या, यहाँ वाले को भी सैलरी देनी पड़ेगी और यहाँ वाले को भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो क्या है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अदरवाइज हमारा एक से भी काम चल सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। थर्ड आता है सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश एटीट्यूड क्या है कि कंपनी एक, प्रोडक्ट दो, हेड दो, अलग अलग हो गए, तो ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या हो, रेपुटेशन हो, हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको वो बेटर करना चाहते हैं। सम टाइम ये दूसरों को, वो कहते हैं ना क्रुक और हुक, तो वही चीज़ हो जाती है कि कई बार ये अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए दूसरों को भी नीचे गिरा देते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डिवीज़न है वो ऊपर हो। ठीक है, तो इसमें सेल्फिश एटीट्यूड वाली सिचुएशन भी आ जाती है। अब बात करते हैं कि जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, कहाँ पर स्टेबल है, जहाँ पे वन प्रोडक्ट बनाया जाए। बट जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे स्टेबल है, जहाँ मोर देन वन प्रोडक्ट की हम बात करें, जहाँ मोर देन हम वन प्रोडक्ट की बात करें, और जहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी की नीड होती है। जहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी की नीड होती है, वहाँ भी हम कौन सा फॉलो करते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या हमने किया, रिपीट कर देती हूँ एक बार। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें रहकर जो भी मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क है उनको परफॉर्म किया जाता है। 2 टाइप्स की होती है, फंक्शनल और डिविजनल।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन के बेस पे, हम क्या करते हैं, हर फंक्शन का एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। डिविजनल के अंदर क्या करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के बेस पर, ठीक है। प्रोडक्ट के बेस पर यानी कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके हम क्या करते हैं, हेड बना देते हैं और वो हेड ही सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देखेगा। अब जब एक हेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देखता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि उसे अब हर कंसेप्ट की, हर फील्ड की नॉलेज है, परचेज की भी, प्रोडक्शन की भी, सेल की भी, मार्केटिंग की भी। और हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल रिजल्ट को असेस कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है और कौन सा लॉस में जा रहा है, और जो लॉस में जा रहा है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर कोई क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, तो डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता। उसके बाद अगर हम कोई और प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाहें तो पहले वालों को, एग्जिस्टिंग वालों को डिस्टर्ब किए बिना हम इजीली अपने प्रोडक्ट को, एक नए प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड, क्योंकि जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करवाएगी, जो है टॉप लेवल आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो क्या हो जाता है कि जो अलग अलग डिविजनल हेड हैं वो ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, दूसरा कहता है हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। और क्या होता है, डुप्लीकेट होने लग जाते हैं वर्क, एक ही काम बार बार होने लग जाता है, और सेल्फिश एटीट्यूड, कई बार हम क्या करते हैं, एक डिविजनल हेड क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की भी कोशिश करने लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, मतलब कि दूसरों के इंटरेस्ट को हिट करने वाली सिचुएशन आ जाती है। कहाँ पे स्टेबल है, जब प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना हो, तो हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आ गया समझ? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।